हमला करके इसे फतह कर दिया। और ऐसा ही हुआ। यहां से मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक सलाहुद्दीन अयूबी का वक्त शुरू होता है। लेकिन वेट, सलाहुद्दीन वो अकेला आदमी नहीं था जिसने जेरूसलम को दोबारा फतह करने की कोशिश की थी, बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी से पहले भी कुछ बादशाह ऐसे थे जो फलस्तीन के लिए इन क्रूसेडर्स से लड़े थे। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा किया, उसके बाद जो भी मुसलमान लीडर फलस्तीन के लिए आवाज उठाता था, अचानक वो गायब हो जाता था या उसे मार दिया जाता था। इसीलिए अचानक मुसलमान दुनिया में बड़े बड़े जनरल्स और लीडर्स बिल्कुल खामोशी से कत्ल होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है। लेकिन चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे आसानी से मार दिया जाता था। तो अब क्वेश्चन ये है, आखिर ये लोग थे कौन? इन लोगों को जाना जाता था इनके बहुत ही यूनिक नाम से, अल हशाशून, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता था द असैसिन्स। ये ऐसे ट्रेन्ड वॉरियर्स थे कि इनके लिए कहीं भी किसी को भी मारना कोई मसला नहीं था, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इन्हें बस अपने लीडर के एक इशारे का इंतजार होता था। और इनका ये नाम हशाशीन, हशीश से निकला था, जो एक बहुत ही फेमस नशा है। और इन्हें ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी ये अपने टारगेट पर हमला करते थे, उससे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा हशीश का नशा किया होता था। और कहा जाता है अपने टारगेट को मारते ही ये सब अपने हेडक्वार्टर में जमा होते थे और फिर वहां एक बहुत बड़ी हशीश पार्टी होती थी। इन हशाशीन ने मुसलमानों के छोटे जनरल से लेकर खलीफाओं तक को असैसिनेट किया था। और ये अपने टारगेट्स को इतनी बुरी तरह कत्ल करते थे कि एक बार एक मुसलमान शहर में एक औरत पकड़ी गई और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये औरत भी हशाशीन की मेंबर है, क्योंकि इसके बेड के नीचे इस औरत ने एक कुआं बनाया हुआ था और जब इसके बेड को हटाया गया, उसके नीचे 40 लाशें पड़ी हुई थी। यहां तक कि मुसलमानों के शहरों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि जो भी आदमी रात तक अपने घर नहीं पहुंचा तो समझो वो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में सारी सड़कों पर सिर्फ हशाशीन का कंट्रोल होता था। और ऐसा नहीं था कि किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब एक मुसलमान बादशाह ने हशाशीन पर हमले की कोशिश की और अगले दिन जब वो अपने कैंप में नींद से उठा, उसने देखा कि उसके सर के पास एक कागज और खंजर लगा हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अगली बार ये खंजर तुम्हारी गर्दन पे होगा। अब जब एक तरफ फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल चुका था, मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे और रातों को सड़कों पर हशाशीन का कंट्रोल होता था। अचानक एक दिन एक काफला मुसलमानों के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। इस काफले के सरदार को कुछ ही दिन पहले उसके शहर से जबरदस्ती भगा दिया गया था। और अब जब ये काफला रास्ते में था, इसी सफर के दरमियान इस सरदार का बेटा पैदा हुआ। लेकिन अपने बेटे के पैदाइश पर खुश होने की बजाय ये सरदार इतने गुस्से में था कि उसने कहा, ये मेरा बेटा एक मनहूस बच्चा है, क्योंकि इसके पैदा होते ही हमें अपने शहर से निकाल दिया गया है। बल्कि कहा जाता है इस सरदार ने एक बार अपने बेटे को मारने का भी सोचा, लेकिन आखिर इस सरदार को इसके दोस्त ने रोक दिया और कहा, ऐसा ना करें, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई मनहूस बच्चा है, इसे जिंदा रहने दे। क्या पता आगे जाकर यही बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बने और क्या पता ये एक जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह बने। इस आदमी की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आगे जाकर ऐसा ही हुआ। ये बच्चा आगे जाकर मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह बना और इस बच्चे का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। इसी तरह ये काफिला आगे बढ़ता रहा और आखिर एक नए इलाके में एंटर हुआ और इस नए इलाके पर जंगियों का राज था। और उसी नई एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन बड़ा होता गया। सलाहुद्दीन जब बड़ा हो रहा था, मुसलमान दुनिया कमजोर तो थी,
लेकिन अब भी दुनिया में इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था और मुसलमानों के हर शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स मुसलमान ही थे। सलाहुद्दीन के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां पर बड़ा हो रहा था उस इलाके का बादशाह एक बहुत ही नेक आदमी था जो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन वो बादशाह था जिसने फलस्तीन दोबारा फतह करने की सबसे बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए नूरुद्दीन ने पूरी दुनिया से मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने कैपिटल दमिश्क बुलाया था ताकि ये स्कॉलर्स मुसलमानों की नई जनरेशन को, मतलब उस जमाने की जेन जी को, इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज के बारे में सिखा सकें और उनके जहनों में ये ख्वाब डाल सकें कि एक दिन वो जेरूसलम को दोबारा फतह करें। अब जब ये स्कॉलर्स नई जनरेशन को पढ़ा रहे थे, इन्हीं बच्चों में से एक सलाहुद्दीन अयूबी भी था और यहीं से सलाहुद्दीन को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। ये वही जगह थी जहां सलाहुद्दीन ने पहली बार किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलों से निकलकर मदीना की रियासत बनाई थी, किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, किस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमाने की सुपर पावर्स को क्रश कर दिया था, किस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दी थी और किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की हर जंग में शेर की तरह लड़े थे। और कहा जाता है पढ़ने लिखने के साथ साथ सलाहुद्दीन बचपन से ही घोड़े और तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग ले रहे थे और तलवार की ये ट्रेनिंग वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही चचा शिरकू से लेता था। सलाहुद्दीन का ये चचा शिरकू कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा और खास जनरल था। और आखिर जब इसी शहर दमिश्क में सलाहुद्दीन की उम्र 30 साल हुई, बादशाह नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन के चचा शिरकू को इजिप्ट फतह करने का हुक्म दिया। लेकिन जाने से पहले शिरकू अपने ही भतीजे सलाहुद्दीन को भी साथ लेकर गया जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। अब जब सलाहुद्दीन और उसके चाचा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, यहां पर मसला यह था कि इजिप्ट की फौज बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शिरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना, उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा, इंशाअल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा
تو اب جب نورالدین حملے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا, اچانک ایک دن